घर में लगी हुई आग के बराबर है। अगर घर में आग लग जाए तो आप फायर ब्रिगेड बुलाओगे, बट जब तक फायर ब्रिगेड आएगी जो नुकसान हो गया वो परमानेंट लॉस होता है, उसको दुनिया में कोई रिपेयर नहीं कर सकता। इसी तरह से हार्ट डिजीज, जो हार्ट अटैक कॉमन बीमारी होती है, जब वो किसी को लगती है तो जब तक वो एंजियोप्लास्टी थ्रोम्बोलिसिस जब कुछ नहीं करता है तो जो नुकसान हो गया वो चाहे उसके बाद रोज पाइप लगा लीजिए वो नहीं आया। और लोग तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक उनको हार्ट की कोई लक्षण ना हो, बट ये नहीं समझते हैं लक्षण इंसान को तभी आते हैं जब बीमारी एक हद से पार हो जाती है, अंदर खाने में सिमरिंग को चलता रहता है, उन्हें समझते हैं। और इसी चीज के लिए एक बहुत बड़ी चीज आज हार्ट डिजीज में, पहले ओबेसिटी में जाता हूँ, मोटापा क्या है? आज की तारीख में आप किसी को कह दें मोटापा और सरकारी लगती है, क्यों भाई? पैसा से नहीं करता हूँ, खा रहा हूँ अपने पैसे का, खा रहा हूँ, तेरे बाप का कैसा है? तो ये एक सबसे बड़ा। और डॉक्टर नीलम बता रही थी बच्चों के बारे में आप कुछ भी कह दें तो कहते नजर लगाएगा, सबसे बड़ी चीज यही आती है। सही बात है। सो आज की तारीख में खाना पीना, आराम करना और वजन बढ़ाना एक सेहत मानी जाती है, बीमारी नहीं समझी जाती। और यही सबसे बड़ा एक लक्षण होता है। जैसे मेरे प्यारे डॉक्टर नीलम, डॉक्टर सुशीला और अजीत, सब लोगों ने बताया कि सब वो स्लाइड की बात है, पहले भूमिका होनी चाहिए सही। तो सबसे बड़ी चीज ये है, जिस चीज को हम बीमारी मानते नहीं हैं उसके बारे में हम क्यों समझें, क्यों उसका इलाज करना चाहिए, क्यों परेशान हो? तो एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो हमें आज की तारीख में बताना है लोगों को कि जिस चीज को हेल्थ की निशानी समझते हैं वो एक्चुअली बीमारी का पहला दरवाजा है। अगर उसको उस लेवल पे आप रोक लेंगे तो आगे चल करके मेरे पास, डॉक्टर त्रेहन के पास या डॉक्टर नीलम मोहन के पास, परजीत के पास शायद ना आना। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैसेज मैं पहले यही देना चाहता हूँ। देखिए, हार्ट डिजीज की बात हम करते हैं और आपने अभी परजीत को सुना कि डेफिनेशंस रिवाइज हुई। मेरा सवाल यह है कि डेफिनेशन रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी कि जो हमने पहले 25 से ऊपर हिंदुस्तानियों में और 30 से ऊपर विदेशियों के अंदर माना था कि ओबेसिटी होती है। क्यों ओबेसिटी होती है? उसके साथ बीमारियां होती हैं, लंग्स की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी होती है, जोड़ों की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज तो खैर अलग बात है, सब और दिमागी बीमारियां, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, स्मॉल ब्रेन, सब कुछ देखा गया है। तो ये चीज होती थी, बट देखा गया कि जो वो ओवरवेट कहते थे, ओवरवेट की डेफिनेशन थी कि 23 से ऊपर हिंदुस्तानियों में और 25 से ऊपर विदेशियों के अंदर, वो 27 से ऊपर विदेशियों में वो ओवरवेट मानते थे कि उन लोगों को भी कुछ होता है, बीमारियां होती हैं। इसका मतलब ये है इस सो कॉल्ड ओवरवेट को आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू है। और इसी को रियलाइज करते हुए कि उसके अंदर भी रिस्क बढ़ते हैं, हम डिफिनेशन डिवाइस की कि लोगों को पता चले अगर आपका वजन हिंदुस्तानी होते हुए 23 से ऊपर, 23 मतलब BMI 23 से ऊपर है तो आपको रिस्क बढ़ता है, आगे चलकर प्रॉब्लम होने का रिस्क बढ़ता है। क्यों? जो आप रिस्क के लेवल पे काम करेंगे तो आप बीमारी से बच जाएंगे। आगे चल के बीमारी होगी तो होने के अलावा क्या, फिर कहेंगे कि डॉक्टर ने बहुत पैसे दे दिए, बहुत खर्चा हो गया, छल्ला पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसकी भूमिका तो 10-20 साल से पहले से चल रही है। तो बीमारी की रोकथाम में यही, जैसे नीलम मोहन जी कह रहे थे, मेरा पर्पस यही है कि अगर हम समय रहते बीमारी को रोक देंगे तो खर्चा भी बचेगा और खतरा भी बचेगा। ये एक सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं और ये तथ्य हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। तथ्य ऐसे हैं कि जो मेरे बनाए हुए नहीं हैं, मेरे पास हार्ड कोड एविडेंस है उनसे। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई सर्वे हो रहे हैं,
हर 3-4 साल में वो सर्वे होते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे होता है। तो अभी जो ओबेसिटी की डेफिनेशन जो पुरानी वाली थी, अभी नई वाली तो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, उसके हिसाब से जो 4 और 5 वाले सर्विस को मैं कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये 19 से नीचे वाले डॉक्टर नीलम मोहन बात करेंगे, पर जैसे आप बढ़ते हैं आपके ओबेसिटी के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे बुरी बात क्या है कि ये जब अगर हम 2015-16 की बात कर रहे हैं, 2000 जो NHS 4 आया था, और जो 5 की बात कर रहे हैं जो 20 के करीब आया था, तो आप देखते हैं करीब 10 से 20% इजाफा हो रहा है अलग अलग एजेस के अंदर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और जैसे डॉक्टर नीलम ने बताया, लगभग 25% लोग हिंदुस्तान के अंदर जो व्यस्त हैं वो मोटे हैं, वजन उनका ज्यादा है। और माइंडेड ये डेफिनेशन ओबेसिटी की थी 25 की, 23 की नहीं थी, जो अभी रिवाइज हो गई है। अगर आप 23 के हिसाब से देखेंगे तो नंबर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। और अगर अर्बन सोसाइटी के अंदर देखें तो ऑब्वियसली अर्बन सोसाइटी में गाड़ियां ज़्यादा हैं, चलना कम है, तो 33%, और जो गांव खेड़े में भी 20% लोग मोटे हैं। तो ये एक हार्ड बोर्ड डेटा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नहीं है, ये हिंदुस्तान का। चलिए मेरे डेटा की बात करते हैं। जब डॉक्टर नीलम मोहन ने कहा कि भाई ऐसे वर्ल्ड ओबेसिटी एक्टिवेट करना है, तो मैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक हेल्थ चेकअप का एक प्रोग्राम चलता है। उसके अंदर मैंने जो पिछले 500 करीब मरीज हुए थे, आए थे हेल्थ चेकअप के लिए, जो जिनको कोई बीमारी नहीं थी, उनकी जांच मैंने करी, हार्ट डिजीज नहीं थी। तो उनको देखा, करीब 526 पेशेंट थे, 40% लोग पुरानी ओवरवेट की डेफिनेशन से ओवरवेट थे, 40% लोग पुरानी डेफिनेशन से ओबीस थे। अगर दोनों को कंबाइन कर लें नई डेफिनेशन के हिसाब से 80% लोग जो हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं वो ओबीस है नई डेफिनेशन के हिसाब से। और उसके अंदर अगर आप देखें जो डिफरेंसेस हैं, जब से कॉमन एज हमारे पास आती थी, चेकअप के लिए आती थी, तो थोड़ा बायस रहेगा। 40 से 60 साल की उम्र इज द कॉमनेस्ट एज जहाँ पे लोग आप चेकअप कराने आते हैं। वैसे हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं, लगभग 90% लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं, 86% लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते। ये हमारे हिंदुस्तान के अर्बन सोसाइटी की सबसे बड़ी घटना है। हम सोच रहे हैं बटन दबा के हमारा सारा काम चल जाएगा, हमें चलना है। कई लोगों को तो ऐसा कहता हूँ मैं कि भाई 4-5 किलोमीटर रोज चला करो, तो कहते हैं ठीक है मैं 4-5 गाँव पे रख लेता हूँ, चल लेंगे, मेरे को तो आराम करना। हम इतने आराम पसंद हो गए, ये सबसे बड़ी जड़ है जिसकी वजह से हमारी ओबेसिटी बढ़ रही है। दूसरा हाइपरटेंशन, लगभग 45% लोग हाइपरटेंशन थे जिनको पता नहीं, हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं, हाइपरटेंशन। डायबिटीज, जिनको डायबिटीज या प्री डायबिटीज, उनको लगभग 30% 30 से 32% लोगों को प्री डायबिटीज या डायबिटीज। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके अंदर थी, और हम एक पैकेज के अंदर उनको एक कैट स्कैन करके देखते हैं कि कैट स्कैन के अंदर हार्ट की नसों के अंदर कोई जख्म जमा तो नहीं है। कैन यू इमेजिन, जिनको कोई लक्षण नहीं थे, लगभग 30% के अंदर या तो कैल्शियम, हार्ट की नसों में कैल्शियम मिला, या उसके अंदर थोड़ा बहुत फैट डिपॉजिट मिला। तो ये चीज आपको ये बताती है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो 1/3 चांस है कि आपके अंदर ऑलरेडी कुछ न कुछ जमावड़ा चालू हो रहा है, उसको इग्नोर मत करिए। आगे जब एक बार आग लग जाएगी तो फिर हाई बाबा मचेगी, क्या हो गया, है ना। ये एक चीज है। डायबिटीज के लिए तो तरजीब ने बहुत अच्छा सा बता दिया। मैं बताता हूँ ओबेसिटी और हार्ट डिजीज के बारे में। लगभग ये चीज समझ, जो भी ओबीस होते हैं, ये वर्ल्ड डेटा है, हिंदुस्तान का डेटा नहीं, वर्ल्ड का डेटा है। लगभग 2/3 लोग जो ओबेसिटी के साथ किसी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लगभग उस मृत्यु का कारण 66% टाइम्स हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज को लगभग एक ही बात है। और 80% लोग जिनको हार्ट डिजीज होती है, मैंने डेटा बताया, वही चीज लगभग वर्ल्ड भी बता रही है
कि 80% ही लोग जो हार्ट डिजीज लेके आते हैं वो ओबेसिटी की डेफिनेशन पूरा करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिलेशनशिप उनको बताती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सारे आंकड़े हैं जो बिल्कुल प्रूवन स्टडीज दुनिया भर में हुई हैं और ये उसका डेटा निकल के आता है। हर 5% इंक्रीज इन बॉडी वेट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन बाय 20%। इस्कीमिक स्ट्रोक 4% बढ़ जाता है और हेमोरेजिक स्ट्रोक 6% बढ़ जाता है। दूसरा, 10 किलो अगर वेट इंक्रीज करता है तो लगभग 12% चांसेस कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट अटैक के बढ़ सकते हैं। 10 किलो वजन बढ़ रहा है, आपके जो एज और हाइट के हिसाब से होना चाहिए। अगर 10 किलो वजन बढ़ेगा तो करीब 12% हाई रिस्क हो जाएगा आपको हार्ट डिजीज होने का। और इसके साथ ये थोड़ी स्लाइड मिस हो गई है। दूसरा पैटर्न जो हमने देखा है ओबीज लोगों के अंदर हार्ट डिजीज का, वो ये है कि जल्दी 10 साल लगभग जल्दी होती है। अगर ओबीज है तो जल्दी भी होगी, ज्यादा होगी अलग बात है, बट जल्दी भी होगी। और दूसरी चीज है वो तेजी से बढ़ेगी। अगर जैसे आग फैलती है वो तेजी से आग फैलती है, तेजी से ब्लॉकेज बढ़ते हैं। और अगर जैसे मैंने 30% लोगों को दिखाया फैट डिपॉजिट दिख रहा है, जो एक वल्नरेबल ब्लॉक होता है उसको ये कहते हैं कि ब्लॉकेज तो छोटी सी है लेकिन किसी दिन भी प्रेशर की वजह से उसके अंदर रप्चर होता है, क्लॉट बनता है और सडनली अटैक हो सकता है, जिसे कहते हैं वल्नरेबल ब्लॉक। कि छोटी सी चीज लेकिन घाव तेज करती है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है। वल्नरेबिलिटी जो है ओबेसिटी में ज्यादा होती है, मतलब डेंजर ज्यादा होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर हम उसका उपचार भी करना चाहते हैं, उसका रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, बिकॉज डायबिटीज भी बहुत लोगों को निकलती है, कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज़्यादा होते हैं, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज़्यादा होते हैं, एंजियोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज़्यादा होते हैं और रिकरेंस रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, लोगों का एक धारणा है कि ये तो मेरी सेहत की बात कर रहे हैं, मेरे को गाली क्यों दे रहे हैं। जो बीमारी नहीं है, मैं सबको ये बोलता हूँ, देखो अगर आपको सुधरना है उसकी पहली सीढ़ी क्या है कि कुछ मानो कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अगर कुछ गलती नहीं हो रहा तो सुधारोगे क्या? तो अगर हार्ट डिजीज किसी को हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से नहीं हो सकती। अगर उसकी जड़, उसके सारे रिस्क फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल को दोबारा से हार्ट डिजीज होने के चांस होते हैं। और ओबेसिटी उसमें सबका एक मिला जुला मिश्रण है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, अगर एक और बीमारी होती है हार्ट फेलियर, जैसे ओबेसिटी होती है, उनका हार्ट नॉर्मल पंपिंग कर रहा है लेकिन उनके वजन की वजह से बेचारा हार्ट जो है वो कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ जाता है फंक्शनिंग नहीं, बल्कि सप्लाई करने, पूरे हार्ट की जो सप्लाई पूरे बॉडी को जाती है वो नहीं जा पाती, जिसकी वजह से सांस फूलना और ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रॉब्लम होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि करीब 40 टाइम्स सडन कार्डियक डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को ओबेसिटी है, जिसको ओबेसिटी नहीं है, उसके कंपैरिजन में सडन कोलैप्स होने वाला है। जैसे आप इस फिल्म में देखते होंगे, आपने अनफॉर्चुनेटली जो पास्ट प्रेसिडेंट है वो भी सडन कोलैप्स ही कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और कोलैप्स कर रहे थे। तो ओबेसिटी अगर आपको है तो सडन कोलैप्स होने के रिस्क जो है करीब 40 टाइम्स आपका बढ़ जाता है। दो तीन चीजें जो अजीत ने बोली थी, मैं उसका थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड आपको बता दूं। हिंदुस्तानी ओबेसिटी के अंदर और वेस्टर्न ओबेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस, एंड ये बता रही थी एब्डोमिनल ओबेसिटी, फ्रंटल ओबेसिटी, एप्पल टाइप ओबेसिटी, ये हिंदुस्तानी टाइप से ओबेसिटी जो भी कहें लगभग बराबर होता है। क्यों? अगर आप ये ओबेसिटी को कट डाउन करते हैं तो फैट जो होता है, चर्बी जो होती है वो खाल के नीचे भी हो सकती है, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और जो सारे अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ भी होते हैं। भाई आप जितना ज्यादा खाते रहेंगे कहीं ना कहीं तकलीफ जमा करेगा ना शरीर, तो खाल के नीचे करे या ऑर्गन्स के पास करे, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो सेफ होता है, खाल के नीचे वाला जो फैट होता है वो सेफ होता है, वो डेंजरस ज्यादा नहीं होता और स्टबर्न भी होता है, मतलब आपको उससे कम करने में बड़ा मेहनत करेगा।
दूसरी तरफ जो विसरल फैट होता है, जो लिवर के सामने, स्प्लीन के सामने, हार्ट के सामने, जो इसके आजू बाजू फैट होता है, ये डेंजरस फैट है। इसके साथ इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम्स होने के, डायबिटीज होने के, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होने के, हार्ट डिजीज होने के चांसेस इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसीलिए आज की तारीख में एब्डोमिनल गर्थ की बात करें, बिकॉज ये एक अमूमन उसको नाप सकता है। और ये एक चीज़ है जो अच्छी बात ये है, अगर आप मेहनत करेंगे, सबसे पहले ये फैट है, विसरल फैट आप इजीली कम भी कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आराम से नहीं हो सकता कि बटन दबाया और फैट कम हो गया, वो वाला काम चलता नहीं है। और आज की तारीख में इस विसरल फैट को एनालाइज करने के लिए कई पद्धतियां भी आ गई, केवल गर्थ नहीं, कई बार गर्थ में क्या होता है, सब्क्यूटेनियस फैट भी आ जाता है, तो आप नहीं बात कर सकते हैं। इसको नापने के लिए 2-3 तरीके भी आ गए हैं। क्या तरीके हैं? एक तो डेक्सा स्कैन होता है, ठीक है, डबल एनर्जी एक्सरे का एक टेक्निक होती है, जिसके अंदर वो फैट डाउन बेली फैट पता चला सकते हैं। दूसरा, आज की तारीख में सीटी स्कैन के अंदर भी काफ़ी तरक्की हो गई है। एपिकार्डियल फैट, जो हार्ट के चारों तरफ फैट होता है, वो बहुत डेंजरस माना गया है हार्ट अटैक को, फ्यूचर हार्ट अटैक। इवन एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है, बट आगे चलकर हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो आज की तारीख में सीटी स्कैन के जरिए हम बहुत कुछ पता करा सकते हैं और आगे उस पर रोकथाम किया जा सकता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, विसरल फैट डेंजरस है, लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो उसे कंट्रोल भी कर सकता है, आगे आने के खतरे भी कम कर सकता है। तो लास्ट 2-3 स्लाइड्स में बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहली चीज उसके अंदर ये होती है कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके पास पैसा बहुत है, मशीनें बहुत हैं, खाने को बहुत है, आप उसकी वजह से मोटे हो रहे हैं, स्ट्रेस, आपको टेंशन हो रही है जिसकी वजह से आपको मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, सोते ही रहते हैं, डिप्रेशन। देन आप बैठ के काम करने वाले, आज की तारीख में सारे कंप्यूटर पे काम करते हैं, चलना फिरना वैसे भी कम हो रहा है। बच्चों को भी आज की तारीख में जो किताबों से, फील्ड से ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स और कंप्यूटर शिक्षा ही चलती होती है। जेनेटिक, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जीन्स के अंदर एक इम्प्रिंट होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे आधी रोटी खाएंगे और मोटे हो जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे 5 रोटी भी खाएंगे तब भी पतले की पतले। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और इसका एक तरीका मैं ये बताता हूँ। देखिए, मारुति 800 में आप 5 लीटर पेट्रोल डालिए और मर्सिडीज एस क्लास में 5 लीटर पेट्रोल डालिए। मारुति 800 चल जाएगी 100 किलोमीटर और मर्सिडीज एस क्लास चलेगी 40। तो हर एक आदमी की एक मेटाबॉलिक रेट, एक खपत होती है जो कि जीन्स डिटरमाइन करती है। तो आपको आपकी लेवल की न्यूट्रिशन चाहिए, खुराक चाहिए, कैलोरीज आपको आपकी खपत के हिसाब से चाहिए। हर एक आदमी की बनावट अलग होती है, तो इसको हर एक के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आज की तारीख में हम लोग ने मेदांता में शुरू किया हुआ जेनेटिक चेकअप कोर्स, जिसके अंदर हम ओबेसिटी जीन्स, डायबिटीज़ के जीन्स, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ चेक करके उसको एक पूरा एक कॉन्ग्लोमरेटेड रिस्क फैक्टर बताते हैं कि भाई आपको ये प्रेडिक्शन है, तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। इसको हम कहते हैं कार्डियोप्रेडिक्ट प्रोग्राम। और लास्ट, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स कई बार होते हैं, पैरालिसिस है, चल ही नहीं सकता बंदा, क्या करे। तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके ओबेसिटी करते हैं। और हार्ट डिजीज के अंदर जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल भी दिए थे, हार्ट डिजीज कई तरह की हो सकती है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिसको ओबीज है, चर्बी ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, इसकी वजह से भी हार्ट डिजीज बढ़ेगी। दूसरा, डायरेक्टली ओबेसिटी की वजह से इन्फ्लेमेशन और नसों के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ता है, हार्ट के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से भी हार्ट इंजरी होने के कारण होती है। 6 तरीके हैं, क्लॉटिंग बनने की वजह से, हार्ट की इरेगुलरिटी होने की वजह से, वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस भी ज़्यादा कॉमन होता है जिनको ओबेसिटी होती है। ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज ओबेसिटी वाले लोगों में ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है, एक सर्वे बहुत बढ़िया स्लाइड थी, 2020 में पब्लिश हुई थी, पुरानी डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी के हिसाब से। ये सारी जो लेफ्ट साइड में आपने देखी, ये सारे बीमारियां हैं जो हार्ट के साथ हो सकती हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस, हार्ट फेलियर। और अगर आप ये देखें कि ओबेसिटी के साथ अगर इसको कंपेयर करें, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ दीज थिंग्स। इनके जो रिस्क बढ़ता है हर 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का BMI बढ़ने से। आपका 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर 23 से 24 होगा, तो आपका रिस्क 13% बढ़ जाएगा।
ये एक डेटा है जो पब्लिश डेटा है और ये अनरिफ्यूटेबल डेटा है। तो ये कई सारी सीरीज को कॉमन को के लिए है। एंड ये मेरी लास्ट है। अजीत में भी ये बोला कि अगर आपका वजन कम होता है तो वजन से रिलेटेड कई सारी जो बीमारियां हैं उसके अंदर रिवर्सल किया जा सकता है, एकदम वापस लिया जा सकता है। इसके अंदर हार्ट डिजीज भी है, बट हर वजन लॉस 5 किलोग्राम का वजन लॉस जो है आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में फायदा करेगा, आपको हाइपरट्राइग्लिसरीमिया करने में फायदा करेगा, ट्राइग्लिसराइड में। और अगर 5 से 10 किलो वजन कम हो रहा है तो लिवर के ऊपर जो फैट है वो कम हो जाता है। लेकिन हार्ट डिजीज के ऊपर 10 से 15% वेट लॉस हमें चाहिए होता है, तो तभी वो सब्सटेंशियल कोई हार्ट डिजीज को रिस्क करता है। तो मेरे लिए आपका मैसेज यही है, ये बीमारी है, ये हेल्थ नहीं है। हम अगर ये मैसेज लोगों से पहुंचा दें, जिस चीज़ को वो हेल्थ की निशानी समझते हैं वो एक्चुअली बीमारी का लक्षण है, तो प्रोबेबली वो अपनी आंखें खोलेंगे। अदरवाइज क्यों खोले? मैं तो हेल्थी, मुझे मेरे कोई फालतू में नजर लगा रहे हैं। और वो क्यों अनहेल्थी हैं? बिकॉज उनके लिए आगे होने वाले रिस्क हर चीज़ के ज़्यादा है। समय रहते अगर आंखें खोल लेंगे और उस रिस्क को कंट्रोल कर लेंगे तो देयर इज अ चांस कि आप बीमारी को, जो आगे आने वाली जो कैटेस्ट्रॉफी है, उसको रोक सकते। ये मैं मैसेज